पैरालिसिस या लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के किसी अंग में कमजोरी आ जाती है। वो किसी एक अंग में भी आ सकती है या चारों अंगों में भी आ सकती है। जैसे अगर पैरालिसिस चेहरे का भी हो सकता है, जिसे फेशियल पैल्सी कहते हैं। फिर पैरालिसिस हाथ का भी हो सकता है या किसी पैर का भी हो सकता है, सिंगल पैर का, तो उसे हम मोनोपैरालिसिस कहते हैं। इसी तरीके से पैरालिसिस किसी एक तरफ का हो सकता है, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ का, जिसमें एक तरफ का चेहरा, हाथ और पैर जा सकते हैं, जिसे हम हेमीपैरालिसिस कहते हैं। दूसरी तरह से एक पैरालिसिस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ पैरों की कमजोरी आती है, जिसे हम पैरापैरालिसिस कहते हैं। इसी तरीके से अगर दोनों हाथों और दोनों पैरों में कमजोरी आ जाए तो इसे हम क्वाड्रिपैरालिसिस कहते हैं। अगर हम ये देखें कि शरीर के काम करने की में जो हमारे अंग होते हैं, शरीर के जो हमारे हाथ पांव हैं, ये जो हिलते हैं, अगर इसकी हम कार्यप्रणाली देखें तो इसमें सबसे पहले हमारा मस्तिष्क आता है। मस्तिष्क में सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स से जो नसें निकलती हैं, जिन्हें हम तंत्रिकाएं कहते हैं, ये तंत्रिका निकल के हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड की तरफ जाती हैं और मेरुदंड से निकलते हुए ये जो है शरीर के विभिन्न अंगों को तंत्रिकाओं के थ्रू सप्लाई करती है, जिसे हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। तो अगर कहीं पे भी कोई ब्रीच हो जाए, कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से लकवा हो सकता है, तो जैसे अगर किसी को ब्रेन में कोई, मस्तिष्क में कोई बीमारी हो जाए, जैसे स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, स्ट्रोक हो गया, या अगर हम कहें कि किसी को कोई ब्रेन ट्यूमर है या कोई ब्रेन एब्सेस हो गया कोई, या कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से शरीर मस्तिष्क के किसी हिस्से में कमजोरी आ गई, मस्तिष्क का कोई हिस्सा काम करना बंद हो गया, तो आपको डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है, उसी हिसाब से जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में कमजोरी आ सकती है। ज़्यादातर ब्रेन में जो दिक्कतें होती हैं उसमें हेमीपैरालिसिस होता है, यानी शरीर का एक हिस्सा जाता है, एक तरफ का, कभी या दाहिनी तरफ का या बाईं तरफ का, जिसे हम हेमीपैरालिसिस कहते हैं। और इसके भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर का बढ़ना हुआ, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हुआ, स्मोकिंग हुआ, वज़न अनियंत्रित होना यानी वज़न बढ़ा हुआ होना, तो ये सारे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक दो तरह का हो सकता है, जिसमें एक इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं हम। इस्चेमिक स्ट्रोक में खून का एक थक्का जम जाता है, हेमरेजिक स्ट्रोक में खून की नस फट सकती है, जिसकी वजह से भी लकवा हो सकता है, एक तरफ का, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरफ का हिस्सा दिमाग का ग्रसित हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई नस है, जो दिमाग से निकलने वाली जो नसें हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं, हमारे मेरुदंड में आती हैं, अगर उसमें भी कोई इंजरी हो जाए तब भी हम लोगों को लकवा हो सकता है। इसका मुख्य कारण है कि किसी को ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, तो नसें सारी डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से लकवा होता है। इसी तरह से किसी को कोई ट्यूमर हो गया वहाँ पर, तो उस वजह से भी हो सकता है। और किसी को कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, हिंदुस्तान में देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, और वो ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी इन्वॉल्व कर सकता है, वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व कर सकता है। इसकी वजह से जो है, जो नसें निकलती हैं अंग को, जो हाथों को और पैरों को सप्लाई करने वाली, उन नसों को का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और इसकी वजह से भी लकवा हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम और नीचे आएँ, देखें, जब जो नसें जब हमारी मेरुदंड से नीचे आ जाती हैं, उसमें भी कभी कभी जो होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, उसमें भी जो है कमजोरी आ सकती है, लकवा हो सकता है। इसी तरीके से जो मांसपेशियाँ हैं, मांसपेशियों में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, जैसे कई सारी जिसे हम मायोपैथीज़ कहते हैं, उसमें भी जो है लकवे की चांसेस होते हैं। इसी तरीके से एक और बीमारी होती है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब नसें और मांसपेशियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, वहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से भी लकवे की शिकायत हो सकती है। तो अगर हम देखें, 3-4 जगह हैं जिनकी कारण हैं, जिसकी वजह से लकवा हो सकता है। अगर ब्रेन में कोई डिफेक्ट हो गया, मस्तिष्क में कोई डिफेक्ट है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड में कोई डिफेक्ट है, या फिर नसें जो निकल रही हैं मेरुदंड से उसमें कोई डिफेक्ट है, या फिर जो मांसपेशियाँ हैं उसमें कोई डिफेक्ट आया, जिसकी वजह से जो लकवा होता है। तो मुख्यतः लक्षण जो हैं वो हैं शरीर के किसी अंग में कमजोरी आ जाना। इस कमजोरी आने के साथ साथ जो है ये कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती है। कभी कभी कमजोरी एकदम से आती है, कभी धीरे धीरे करके कमजोरी आती है,
और ये कमज़ोरी बढ़ते बढ़ते इतनी भी हो सकती है कि जो मरीज़ है, मरीज़ का वो अंग है वो इसका काम करना ही बिल्कुल बंद कर दे। इसके साथ साथ अगर नसें भी इन्वॉल्व हुई हैं, नर्व्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, तो उसके साथ में शरीर में झुंझुनाहट, जलन, इस तरीके की भी समस्याएं हो सकती हैं। जो उपचार जो है वो यही होता है कि जो अंग है उसको हम लोग कुछ दिन के बाद उसकी फिजियोथेरेपी बताते हैं, उस अंग का व्यायाम बताते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट बेड रिडन हो गया है पैरालिसिस की वजह से कि बिस्तर पे ही है, तो उसको हम लोग व्यायाम के साथ साथ अपना करवट भी लेता रहे, जिसकी वजह से कोई बेड सोर्स ना बने। इसी तरीके से उसका खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। अगर शुगर है तो शुगर नियंत्रित की जाती है, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित की जाती है, और अगर कोई ट्रॉमा की वजह से, किसी चोट की वजह से लगा है तो उस चोट का इलाज किया जाता है। इसी तरीके से, क्योंकि हमें ये बेसिकली हमें ये देखना होता है कि क्या ये लकवा किस कारण से हुआ है, उस कारण को निदान करने की कोशिश करी जाती है, और इसके साथ साथ हमें मरीज को केयर की जाती है, जिसकी वजह से मरीज धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। अगर पैरालिसिस के मरीज को बिस्तर पे आ गया है, अगर बिस्तर पे आ गया है और वो हिलडुल नहीं चल सकता, तो अगर हम लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया तो उसमें कई समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें मुख्य समस्या ये आती है कि अगर मरीज को करवट ना कराई जाए, उसको सीधा ही अगर लेटा रहे, तो क्या होता है उसी हिस्से पे जोर पड़ता है और धीरे धीरे करके वहाँ पे बेड सोर्स बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, वो आगे जाके वो इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए पैरालिसिस जो है कि मरीज को करवट जरूर बताई जाती है कि हर 2-2 घंटे पे उसे करवट लेनी है। दूसरी ध्यान ये बताया जाता है कि अगर पैरालिसिस के मरीज में निगलने में दिक्कत हो रही है तो कभी कभी हमें राइल्स ट्यूब देनी पड़ती है। राइल्स ट्यूब के थ्रू मरीज खाना लेता है, जिसमें लिक्विड डाला जाता है एक ट्यूब के थ्रू। तो ये भी बताया जाता है कि जब हम लिक्विड ले रहे हैं तो वो हर 2-2 घंटे पे लिक्विड, 2-2, 3-3 घंटे पे लिक्विड ले, और लिक्विड लेने के बाद कम से कम आधा घंटा बैठे। ऐसे तुरंत ना लेट जाए, नहीं तो रिस्क होता है कि वो लंग्स में चला जाएगा और उसकी वजह से एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो सकता है। अगर किसी को यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन नहीं पता चल रही है, तब उस कंडीशन में हमको कैथेटराइजेशन भी करना पड़ता है यूरिन में, तो उसकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय समय पर उसको एक प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा उसको बदलाव किया जाए, बदलते रहें, नहीं तो यूरिन में इन्फेक्शन का भी चांस हो सकता है। अगर पैरालिसिस से बचना है, मुख्यतः स्ट्रोक से, तो हमें 3-4 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा। एक तो ये है कि अगर किसी को व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, किसी को ब्लड प्रेशर है तो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, किसी का वजन ज़्यादा है तो वजन नियंत्रित करें, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल अपना नियंत्रित रखना है, स्मोकिंग कोई करता है तो स्मोकिंग छोड़नी है, अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो उसको भी हमें बंद करना है। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम लोग जो है एक स्वस्थ जीवन शैली